ये हिमालय का एक पीक दिख रहा है। ये इस पीक का नाम क्या है? माछापुछरे। माछापुछरे मतलब फिश टेल। फिश टेल, ओके ओके ओके, फिश टेल, माछा पूछ रहे हैं। इसका नेपाली में नाम है माछापुछरे। अच्छा, यानी मच्छी और पूछ यानी टेल, फिश टेल। ओके मैम, थैंक यू। पोखरा शहर को विजिट करने के लिए आज हमने एक है कार टैक्सी हायर की। ये पूरे दिन के लिए हायर की, जो हमें पूरे पोखरा के दर्शनीय स्थल दिखाएगी। आज मौसम बिल्कुल साफ है, जैसे हमने आपको वो माछा पुच्छर दिखाया था, फिश टेल। तो हम सबसे पहले चलते हैं पुमदी कोट, जहाँ से ये अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी हमें साफ दिखाई देगी। जैन भवन मंदिर तो सुंदर मार्ग ओल्ड एयरपोर्ट के सामने। सुंदर मार्ग ओल्ड एयरपोर्ट के सामने, हाँ, वो तो नेपाल के पश्चिम में फैली अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला यहाँ से दिखती है। साथ ही दिखती है एक अलग से आकार की चोटी, जिसे हम माछ पुछरे, मछली की पूंछ यानी फिश टेल पीक के नाम से जाना जाता है। वैसे तो अन्नपूर्णा करीबन 8000 मीटर ऊंची चोटी है, पर उससे 1000 मीटर नीची फिश टेल उससे भी ज़्यादा मशहूर है। एक तो इसका मछली की पूंछ सा आकार, और दूसरे अंत की इसकी तीखी चढ़ाई से इसे सम्मोहक बना देती है। नेपाल सरकार ने इस चोटी पर चढ़ाई को गैरकानूनी घोषित किया है, क्योंकि ये वहाँ के गुरुंग समुदाय के लिए श्रद्धेय है। कुछ पर्वतारोहियों ने गैरकानूनी ढंग से इस चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया। 1957 में विल्फ्रेड नायस का पर्वतारोही दल इस चोटी के 150 फीट नीचे से लौट आया। उसने इस घटना का जिक्र अपनी किताब क्लाइंबिंग द फिश टेल में किया है। बहुत ही सुंदर दृश्य है इस माछा पुच्छर फिश टेल का। ये नीले पर्वतों की धारा जैसे ढूंढने किनारा आई है, और बड़ी दूर से है। सबको सहारा चाहिए। ये साहब पोखरा से ऊपर शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पीछे ये ग्रेट हिमालय। अब बादल ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन ये ग्रेट हिमालय, जैसे कोई शिव कैलाश पे बैठे हैं, हिमालय पे बैठे हैं। ये नंदी महाराज। ये उस तरफ से करो। ये गणेश जी परिक्रमा कर रहे हैं शिव भगवान की। ये जो परिक्रमा कर रहे हैं ये गणेश जी है। ये है साहब शिव डमरू। ये डमरू डम 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 डम।
हाँ ओके ओके। ये नीचे पोखरा विलेज, ये हिमालय पोखरा विलेज के ऊपर, और ये फेवा लेक हम अब देखेंगे। और अभी बादल ऊपर उठ रहे हैं। हिमालय स्थिर खड़ा हिमालय। बहुत सुंदर। और ये हमारे पहाड़ी जैन साहब और ये वीडियो लेते हुए। सोनी जी ये डमरू और ये शिव भगवान का सांप। ये शिव डमरू 31 फीट ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 31 फुट है, तो क्यों ना हमारा मन हो गया सेल्फी लेने का। और ये डमरू से सटा हुआ सांप और ये शिव भगवान की मूर्ति देखते बनती है साहब। जय हो शिव शंकर भोले, जय हो। शिव भगवान की मूर्ति के नीचे ये एक हॉल बना हुआ है। ये हॉल फिलहाल बंद था, इसलिए हमने इसकी खिड़की से इसका अंदर का व्यू लेने की कोशिश की। और बड़ा ही मनोरम दृश्य है। दूर देशों से टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं। और ये पुमदी कोट बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाया है पोखरा में। प्राकृतिक छटा बहुत सुंदर दिखती है यहाँ। नीले पर्वतों की छाया आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। हो नीले पर्वतों की छाया आई देखने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। पुमदी कोट शिव मंदिर के पास में थोड़ा सा दूर जाने पर एक शांति स्तूप आता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म का शांति स्तूप। ये फेवा झील ऊपर से दिख रही है साहब। इस फेवा झील का विजिट हम आज शाम को करेंगे। उससे पहले चलो हम रास्ते में, ये पोखरा सिटी कितना सुंदर दिख रहा है। ये वैली है पोखरा वैली में पोखरा सिटी आया हुआ है। पीछे अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी। और अब हम शांति स्तूप देखने जा रहे हैं। थोड़ा रास्ता आगे पैदल चलने का है, तो साहब हम ठेठ शांति स्तूप पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि अब थक गए हैं और यहीं से दर्शन करके वापस लौटेंगे। जय हो भगवान बुद्ध की जय हो। ये सीढ़ियाँ उतर करके आगे फिर जाती है। इस सीढ़ियाँ उतरने में हम इच्छा कम रखते हैं क्योंकि घुटनों में दर्द हो रहा है, इसलिए यहीं से शांति स्तूप के दर्शन करके और हम वापस पोखरा शहर की ओर अगले दर्शनीय स्थल देखने के लिए जा रहे हैं। ये फेवा झील, इस फेवा झील में हम बोटिंग शाम को करेंगे। अब ये तो बमचिक बम, थक गए हम, बैठ गए, अब आगे नहीं जाएंगे, वापस होते हैं। 10 टीम और डायरेक्टर रहता है। गुप्तेश्वर महादेव जी की गुफा है। इस गुफा के अंदर हमने जाने के लिए मानस बनाया और भीतर गए तो ऊपर से देखा कि घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए इस धरती के अंदर गुफा तक प्रवेश करने का रास्ता था। बड़ा ही अच्छा लगा।
तो इस गुफा में जाने के लिए हमने तय किया कि इस गुफा के अंदर जाएंगे। ये खुला क्षेत्र है। इस खुले क्षेत्र में गुफा के आसपास ये दुकानें भी है जो रोड से ही शुरू होती है, और फिर ये गुफा में जाने का रास्ता है। आगे जाते हैं तब ये एक टिकट लेने के लिए टिकट खिड़की आती है, जहाँ से टिकट लेकर के हम इनको चेक करवाते हैं, तब ये फिर हमें अंदर प्रवेश करने के लिए देते हैं। और इस रास्ते से प्रवेश करते हुए इन घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए अब हम भूमि के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ गुफा आरंभ होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ये पर्वत, गुफाएं, ये झरने, ये सब प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। लेकिन इन प्राकृतिक सौंदर्यों में इंसान ने मंदिर बना करके और इसके ऊपर आर्टिफिशियल ये चीज़ करके इनका स्वरूप थोड़ा चेंज ज़रूर किया है, जो करता है। अब ये देखो आप, सीढ़ियों में जाने के रास्ते में कई तरह की मूर्तियाँ बनी हुई है, स्कल्पचर बने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं। इनको देखते हुए हम सीढ़ी से वह उतर रहे हैं। हालांकि हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, लेकिन गुफा देखने का एक जो उत्साह है, जो उमंग है, वो बनी हुई है। और हम धीरे 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 सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे उतर रहे हैं साहब। और ये गुफा का प्रवेश द्वार आ गया, जहाँ ये गेट लगा हुआ था। इसके अंदर हम अब प्रवेश कर रहे हैं। अंदर शिवलिंग है, जहाँ फोटोग्राफी मना थी वहाँ हम फोटोग्राफी नहीं कर पाए। एक कामधेनु गाय की मूर्ति बनी हुई थी, उसकी फोटोग्राफी नहीं कर पाए। फिर उससे आगे हम संकड़ी रास्तों से, जहाँ केवल एक आदमी घुस सकता है, वहाँ आने जाने वाले बीच में फंस से रहे थे। जय महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर और लेकिन ये इन बल्ब की रोशनी के सारे धीरे धीरे हम जा रहे थे। ऊपर से गुफा का पानी भी टपक रहा था, और हम जाते जाते संकड़ी गली से होते हुए नीचे गए, काफ़ी नीचे गए। तब ये डेविस फॉल का दूसरा सिरा, ये झरना है सामने जो देख रहे हैं आप। ये दो पर्वतों के बीच से ये झरना गिर रहा है साहब। और यहाँ लग रहा है कि जैसे हम धरती के अंदर एक अद्भुत पाताल लोक की यात्रा करके आए हैं। और भगवान महादेव की जगह पर्वतों में भी है और गुफाओं में भी है भोलेनाथ, तो बड़ा ही अच्छा लगा साहब। और ये अंदर लाइट का प्रोग्राम, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ धुंध है, अंधेरा है, और ये गिरता हुआ झरना आप देख सकते हो, कितना सुंदर झरना लग रहा है। ये यहाँ खड़े रहते काफ़ी देर तक हमने इस झरने को निहारा। धरती के अंदर आकर के ये झरना गिरता हुआ देखा, जो बहुत ही अद्भुत लगा। इससे आगे जाने की अनुमति नहीं थी साहब, इसलिए हम केवल यहाँ तक दूर से ही इस झरने को देखा। और पोखरा की दर्शनीय स्थल देखने की हमारी गुप्तेश्वर महादेव की यादों को कैमरे में कैद किया। और फिर अब हम वापस ऊपर सीढ़ियों की ओर होते हुए चलते हैं साहब बाहर की ओर। और ये रास्ता बड़ा रोमांचक है, एडवेंचरस लग रहा है। धूप, अंधेरा, टूरिस्ट की भीड़, गुफा के अंदर झरने, सीढ़ियाँ, और अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। पर आने पर ये भगवान विष्णु की एक मूर्ति शेषनाग पर है साहब। ये मानवकृति बनाई हुई है। इसके ऊपर ये एक कपड़ा रख करके उनके ऊपर रुपए सिक्के भी डालते हैं, जो मुझे अखरा कि ये भगवान के सीने के ऊपर कपड़ा बिछा करके आप रुपए सिक्के ले रहे हैं। फिर वो जो भी होगा, पुजारी होगा, मैनेजमेंट होगा, वो लेगा। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, भगवान के सीने पे नहीं होना चाहिए। एक अलग से आप गुल्लक रख सकते हो, ताकि मैनेजमेंट के लिए आपको धनराशि की दान के रूप में सहायता मिल सके। गुप्तेश्वर मंदिर के सामने ही ये डेविड फॉल, तो साहब हम पाताल छांगो डेविड फॉल जा रहे हैं। 31 जुलाई 1961 को एक स्विस जोड़ा यहाँ तैरने आया था और तैरने गया, लेकिन ओवरफ्लो होने के कारण महिला एक गड्ढे में डूब गई। 3 दिन बाद अब फुसरे नदी में बड़ी मशक्क़त से उसका शव बरामद किया गया।
उसके पिता ने अपनी बेटी के नाम पर इसका नाम डेविड्स फॉल्स रखना चाहा, लेकिन इसे बदलकर डेविज फॉल्स रख दिया। इसका नाम नेपाली में पाताले छांगो है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पाताल का छांगा, जिसका अर्थ है अंडरग्राउंड का झरना। यह नेपाल में सबसे अधिक देखे जाने वाली जगहों में से एक है। ये डेविस फॉल्स, देवी का झरना, नेपाल के कास्की जिले के पोखरा में स्थित यह एक झरना है। झरना है। नीचे तक पहुंचने के बाद पानी एक सुरंग बनाता है। यह सुरंग लगभग 500 फीट लंबी है और ज़मीन स्तर से 100 फीट नीचे चलती है। सुरंग से निकलने के बाद यह पानी गुप्तेश्वर महादेव गुफा या ज़मीन के नीचे वाली गुफा नामक एक गुफा से होकर गुजरता है। इस पानी के आने का जो जल स्रोत है ना, वो फेवा झील है। अरे इतना बढ़िया और फ्री, नो टिकट। यहाँ विभिन्न प्रकार की नेपाली वेशभूषाओं में फ़ोटो खिंचवाने का भी स्पॉट रखा हुआ है। तो साहब, ये डेविस फॉल हमने देखा और अब हमें भूख लगी तो शुद्ध शाकाहारी खाना खाने मारवाड़ी भोजनालय आए, यहाँ खाना खाया। जी अब कहाँ चलेंगे? अभी हम चलेंगे आपको सेती रिवर और गोरखा म्यूजियम। उसके बाद एसी चालू है कि बैट कैप और महेंद्र कैप। अब हम गोरखा आर्मी म्यूजियम देखने के लिए आए हैं। इस म्यूजियम में गोरखा रेजिमेंट्स के कई चित्र और जानकारी है। नेपाल में गोरखा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जो कि हिमालय की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। गोरखाली या गोरखा नेपाल के मूल निवासी है। इन लोगों को ये नाम 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं है, बल्कि पहाड़ों में रहने वाली सुनवार, गुरंग, राय, मगर और लिंबू जातियों से है। जब इनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो गांव में आयो गोरखाली बोलकर शोर मचाते हैं। जन्म के साथ ही यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है डर के जीने से बेहतर मर जाना। ये गोरखा खुखरी लेकर ही लड़ जाते हैं दुश्मनों से। खुखरी एक तेज़ धार वाला नेपाली कटार है जो सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को दिया जाता है। खुखरी 12 इंच लंबा चाकू होता है जो कि हर गोरखा सैनिक के पास होता है। ये हथियार उन्हें उस वक्त दिया जाता है जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। ये दुश्मनों से लड़ाई में काफ़ी मददगार होता है। गोरखा सैनिकों की 42 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग होती है, जिसमें ये फिजिकली और मेंटली तौर पर काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और वे ट्रेनिंग के बाद किसी भी हालत में देश की सेवा करने को तैयार हो जाते हैं। ट्रेनिंग में छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियार तक चलाना इनको सिखाया जाता है। सबसे अहम इनके आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उन्हें सामने से दुश्मन को मात देने के बारे में सिखाया जाता है। गोरखाली लोग अपने साहस और हिम्मत के लिए विख्यात है और वे नेपाली आर्मी और भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट और ब्रिटिश आर्मी के गोरखा ब्रिगेड के लिए खूब जाने जाते हैं। गोरखालियों को ब्रिटिश भारत के अधिकारियों ने मार्शल रेस की उपाधि दी थी। उनके अनुसार गोरखाली प्राकृतिक रूप से ही योद्धा होते हैं और युद्ध में आक्रामक होते हैं, वफादारी और साहस का गुण रखते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, भौतिक रूप से मजबूत और फुर्तीले और सुव्यवस्थित होते हैं, लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने वाले अठील लड़ाकू और मिलिट्री के रणनीतिकार होते हैं। ब्रिटिश भारतीय आर्मी में इन मार्शल रेसेस को भारी मात्रा में भर्ती किया गया था। भारतीय आर्मी के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सीएम मानेकशॉ ने एक बार प्रख्यात रूप से कहा था, इफ़ ए मैन सेज ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज़ आइदर लाइंग और इज ए गुरखा। यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या वो गोरखा है।
अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज में 1857 से पहले ही गोरखा सैनिकों को रखना आरंभ कर दिया था। 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था, क्योंकि उस समय वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनुबंध पे काम करते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने भी इन्हें अपनी सेना में स्थान दिया था। अंग्रेज़ों के लिए गोरखों ने दोनों विश्व युद्धों में अपने अप्रतिम साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया था। पहले युद्ध में 2 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें से लगभग 20,000 ने रणभूमि में वीर गति प्राप्त की। दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 2.5 लाख गोरखा जवान सीरिया, उत्तर अफ्रीका, ग्रीस, इटली और बर्मा भी भेजे गए। उस विश्व युद्ध में 32,000 से अधिक गोरखों ने शहादत दी थी। भारत के लिए भी गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई लड़ाइयों में शत्रुओं के सामने अपनी बहादुरी से लोहा मनवाया था। गोरखा रेजिमेंट को इन युद्धों में अनेक पदकों और संबंधों से अलंकृत किया गया था, जिन्हें महावीर चक्र और परमवीर चक्र भी शामिल है। भारत में गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन की स्थापना 24 अप्रैल 1815 को की गई थी। इसे नासिरी रेजिमेंट कहा जाता था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन, भारत, नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसके तहत रेजिमेंट को ब्रिटिश, भारत की सेना के बीच एक समान रूप से बांट दिया था। तीनों देशों के बीच ये त्रिपक्षीय समझौता नवंबर 47 में हुआ था। समझौते के तहत 6 गोरखा रेजिमेंट भारत को मिली और 7वीं व 10वीं गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को समायोजन करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक और रेजिमेंट का गठन किया। गोरखा म्यूजियम के सामने ही सेती रिवर जॉर्ज है। यह सेती गंडकी नदी का एक भ्रंश है। सेती गंडकी नदी, जिसे सेती नदी या दूध की नदी के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी नेपाल की एक नदी है जो त्रिशूली नदी की एक सहायक नदी है। यह नदी भूमिगत हो जाती है, जिनको सुरंगों से होते हुए ये पानी बहता हुआ निकलता है। आगे ये नदी हाइड्रो पावर स्टेशन जाती है, वहाँ बिजली का उत्पादन होता है और सेती नदी की हाइड्रो पावर के लिए भारत से भी समझौते हुए हैं। यह नदी अन्नपूर्णा मासिफ के आधार से निकलती है और दक्षिण पूर्व में पोखरा और दमोली में बहती हुई देवघाट के पास त्रिशूली नदी में मिल जाती है। त्यो गेट भन्दा बाहिर जाने हो हजुर? त्यहाँबाट उता जाने? आउनुहोस्। यो पानीमा हात हाल्नुहुन्छ कि? यह नदी का गॉर्ज है। ये यहाँ महेंद्र केव थी, लेकिन हम केव देखने के लिए नहीं गए क्योंकि गुप्तेश्वर केव देख ली थी। अब शाम होने को है। एक पोखरा में विंध्यवासिनी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो एक पहाड़ी पे है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ भी है और लिफ्ट भी लगी हुई है, तो हम लिफ्ट के ज़रिए ऊपर मंदिर में गए। लिफ्ट के लिए चार्ज लगता है, टिकट लगता है, वो हमने भुगतान किया और ऊपर मंदिर में गए। यहाँ ये रुद्राक्ष का पेड़ है जो देखा है हमने, ये मंदिर के ऊपर ही लगा हुआ है रुद्राक्ष का पेड़, लेकिन रुद्राक्ष इसके ऊपर लगे हुए नहीं थे। बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ शिव मंदिर भी है। ये बाहर नंदी है। शिव मंदिर के हमने दर्शन किए। फोटोग्राफी मंदिर के अंदर मना है। ये कमंडल, डमरू, ये सब जो शिव भगवान के चिन्ह हैं यहाँ हैं। और विंध्यवासिनी मंदिर देखिए आप। दृश्य बहुत ही अनुपम, सुंदर। ये माँ विंध्यवासिनी मंदिर। ये पेगोडा स्टाइल में 50 ले लो। कितना बजा? ये शाम का समय है। हम सारंगकोट के व्यू पॉइंट पे हैं। ये फेवा लेक, ये सामने पोखरा सिटी देख रहे हैं आप, और ये पोखरा का एयरपोर्ट,
ये एयर स्ट्रिप है साहब, बहुत ही सुंदर पहाड़ों के बीच में ढलता हुआ सूर्य। ये टूरिस्ट आया है कुछ यहाँ पे, ये टूरिस्ट है। अलविदा पोखरा, कल फिर मिलेंगे। कल फिर मिलेंगे। लो जैन साहब कुछ बोलो यार, हमारा भी तो लो मेरे इसमें अब बोलने लायक रह नहीं गए, रह सारा नहीं गए। बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। कुछ बोलो भाई आप, सब आ जाओ। कुछ बोलो आप। बोलो कुछ तो बोलो। क्या बोले, थक गए हैं बहुत। पोखरा का आज हमारा आखिरी दिन। ये ऊपर से व्यू पॉइंट सारंगकोट। अलविदा। नीले पर्वतों की धारा, नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा बड़ी दूर से सबको किनारा चाहिए, कोई सहारा चाहिए। अलविदा पोखरा, थैंक यू। अब शाम हो चुकी है और अब समय आया है हमारी होटल एरिज़ोना इंटरनेशनल के सामने फेवा झील को विजिट करने के लिए। हवा चल रही है, मौसम अच्छा है। अब 5 तारीख की शाम को फेवा लेक की ओर जा रहे हैं हम। हालांकि पोखरा की फेवा लेक सबसे फेमस पॉइंट है। आज दिन पर दूसरे पॉइंट देखे हमने, लेकिन अब टाइम अब मिला है। चलो झील के किनारे की सैर करते हैं, मजा आएगा। क्यों साहब? केटी को फेवा लेक पोखरा। आंधी चलने लगी यार, तो बरसात भी आ सकती है। पोखरा में ये 2 पॉइंट मुझे अच्छे लगे। एक तो हम गए थे वो ऊपर शिव मंदिर, और एक ये फेवा लेक। तो आइए आप कभी देखिए इनको। और ये रहा स्वर्ग रहा यार। ये तपस्या की, पैसे कमाए, इकट्ठे किए, कुछ स्वर्ग घूमने आ गए, हो गया स्वर्ग, मिल गया। ये कोई ज्योग्राफिकल नहीं है ये। यहाँ पर देख लो आप, यहाँ अप्सरा है घूम रही है, फ्यूज अफसर घूम रहे हैं, अफसर और अप्सरा दोनों घूम रही है। ये स्वर्ग से ज्यादा और क्या करूँ भाई? कहाँ जाओगे स्वर्ग की चाहत रखने के लिए। यहाँ बोटिंग होती है, तो अभी बोटिंग बंद हो गई है। और अब ये सीधा है बोटिंग का व्यू है, बोटिंग होती है अभी। बारिश शुरू हो गई है, तो हम इस शेड के नीचे आकर के जम गए भाई। सबसे बढ़िया शेड है ये।
देखते हैं, कल सुबह जल्दी निकलना है मनोकामना टेम्पल के लिए। जल्दी नहीं निकले तो फिर फेवा लेक की ओर और जाएंगे। आज मौसम बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, हिमालय देख लिया। आज हनुमान जयंती है साहब, मेरे बच्चे का बर्थडे है आज 5 अप्रैल। हनुमान जयंती दोनों एक साथ मिक्सअप है, और ये पूर्णिमा का चंद्रमा पोखरा से उगता हुआ। हैप्पी बर्थडे प्रेम किशोर, हैप्पी बर्थडे। ये देखो आप, ये केतली में चाय बना रहा है। ये मजा है भाई, ये फेवा लेक के। मस्त नजारा है। गुड नाइट पोखरा। अब होटल में जाकर के सोएंगे, कल सुबह मिलते हैं।